जिनमें से एक कृषक श्री रावलचंद पुत्र श्री घेवरचंद निवासी नौसर को शेडनेट हाउस निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा चुकी है। शेडनेट हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कृषक को अनुदान से लाभान्वित कर दिया जाएगा। अन्य कृषकों का लॉटरी प्रक्रिया में नंबर नहीं आने के कारण अनुदान से लाभान्वित नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस निर्माण के लिए कितने वर्ग मीटर में अधिकतम कितनी अनुदान देय है, नंबर एक। नंबर दूसरा है, किस किस वर्ग के कृषकों को ये अनुदान देय है, और तीसरा, इस योजना का मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितने किसानों को लाभ दिया गया है और इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? अगर चयन प्रक्रिया प्रक्रिया क्या है? ना मान तीन प्लीज बेटे, मैं अगला क्वेश्चन चला जाऊंगा। ये थोड़ी एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछेंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस 2000 मीटर से लेकर 4000 मीटर के होते हैं, और जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो जवाब मैंने इसमें दे रखा है कि इसका अनुदान का जो प्रतिशत 50% है। और पिछले वर्ष से पहले आओ पहले पाओ योजना में हमें इसकी प्रक्रिया थी। गत वर्ष से लॉटरी सिस्टम से हम अनुदान देने का काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ से जो एक किसान आया उसका नाम मैंने बता दिया है, और जोधपुर जिले में कुछ 6 आए थे लॉटरी के माध्यम से। आपके लोआउट में एक किसान चयनित हुआ है। अगला प्रश्न रामलाल शर्मा। प्रश्न संख्या 326। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, दिनांक 24 फरवरी 2021 को प्रस्तुत बजट 2021-22 में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 40 हैंडपंप एवं 10 ट्यूबवेल तक लगवाए जाने की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत 67 नलकूप एवं 269 हैंडपंपों का विधिन कार्य पूर्ण किया जाकर अब तक 42 नलकूप तथा 268 हैंडपंप चालू किए गए हैं। उक्त निर्मित एवं चालू किए गए नलकूप एवं हैंडपंपों का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, 90 मीटर से अधिक भूजल स्तर की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में हैंडपंप का निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है। जयपुर जिले के ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां हैंडपंप का निर्माण उक्तानुसार व्यवहारिक नहीं है, उन विधानसभा क्षेत्रों में अन्य व्यवस्था के अंतर्गत 150 एवं 200 मिलीमीटर व्यास के 184 थ्री फेज नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु स्वीकृति जारी की जाकर इसके विरुद्ध 92 नलकूप अब तक चालू किए गए हैं। उक्त नलकूपों का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। खंड 3, जयपुर जिले के शेष विधानसभा क्षेत्रों में घोषणा के अनुपालना में अनुशंसा, आवश्यकता एवं फिजिबिलिटी अनुरूप स्वीकृतियां सतत रूप से जारी की जाकर हैंडपंप एवं नलकूपों का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तो मेरी विधानसभा में जो 10 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंपों की जो स्वीकृति जारी की, वो स्वीकृति कब जारी की और उनकी स्वीकृति का कौन सा ईयर माना जाएगा, 21-22 माना जाएगा या 22-23 माना जाएगा? और अध्यक्ष महोदय, एक मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय से, क्या जिन विधानसभा क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की योजनाएं धरातल के ऊपर नहीं आई, टेंडर भी नहीं हुए, टेंडर हो गए तो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, इन गर्मियों की समस्या को देखते हुए ऐसी विधानसभाओं में कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आप ट्यूबवेल कराने की मंशा रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा, मैं समझता हूँ ये प्रश्न से संबंधित नहीं है। दूसरा, अभी तक तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अब तक माननीय विधायकों के प्रस्ताव आ रहे हैं। नलकूप और जो हैंडपंप लगने के हैं, परसों बात हुई थी, 21-22 के प्रस्ताव 21-22 की घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, स्थिति है, मेरे पास विवरण है कि लगभग 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नलकूप और हैंडपंपों के प्रस्ताव ही नहीं आए हैं, और 14 तारीख तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च तक प्रस्ताव आ रहे हैं। हो सकता है कल भी आए, परसों भी आए।
मैं माननीय सदस्य आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रस्ताव कभी भी आए, हम उन प्रस्तावों को पूरा करने का इस वित्तीय वर्ष में पूरा प्रयास करेंगे। अब भी आएंगे, उनको भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा सा है भाई, जल जीवन मिशन के तहत पानी की योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई, गर्मियों को देखते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार। अगला अलग प्रश्न तैयारी नहीं है, अलग प्रश्न। अगला प्रश्न श्री जोगेश्वर गर्ग। प्रश्न संख्या 327। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र जालौर में अवस्थित खनिज रियायतों से जालौर जिले के डीएमएफटी फंड में वर्ष 2016-17 से 2021-22 दिनांक 28/2/22 तक में रुपये 486.03 लाख अंशदान के रूप में प्राप्त हुए। वर्षवार विवरण निम्न है। क्रम संख्या वित्तीय वर्ष प्राप्त अंशदान राशि रुपये लाखों में। क्रम संख्या 1 2016-17 50.65 लाख। क्रम संख्या 2 वर्ष 2017-18 75.16 लाख। क्रम संख्या 3 2018-19 67.89 लाख। क्रम संख्या 4 2019-20 81.12 लाख। क्रम संख्या 5 2020-21 132.45 लाख। क्रम संख्या 6 2021-22 78.76 लाख। दिनांक 28/2/22 तक कुल प्रताप सिंह जी कुल बार-बार कहना पड़ता है, 486.03 लाख अनफॉर्चुनेट। स्थान। या तो आप लास्ट की बेंच में बैठना पसंद करो, ठीक रहेगा। आप बैठे, आप जस्टिस करेंगे, आप बैठे। पहले आप अपने आप जस्टिस बैठे प्लीज, पहले अपने आप का ठीक करें, जस्टिस फिर कब करेंगे। पहले प्लीज बैठे। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बैठे आप, इसी तरह की आज्ञा का पालन करते रहे। बैठे आप। खंड 2 डीएमएफटी फंड में जमा राशि को व्यय करने की प्रक्रिया राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 के नियम 15 में दी गई है। संबंधित नियम की प्रति परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 3 जालौर जिले के डीएमएफटी फंड में जमा राशि में से विधानसभा क्षेत्र जालौर में वर्ष 2016-17 में से 21-22 दिनांक 28/2/22 तक की अवधि में विभिन्न विकास कार्यों पर रुपये 180.80 लाख तथा सिलोकेसिस बीमारी से मृतक आश्रितों को रुपये 20 लाख सहायता भुगतान में व्यय किए गए। वर्षवार विवरण परिशिष्ट 2 व 3 पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके अधिकारियों को जालौर विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक सीमा नहीं मालूम, जो उन्होंने आकोली और बागरा दोनों गांव जालौर में बताया जो कि आवर में आते हैं, और इस हिसाब से आपका ये गणित गलत है। जो आप 4 आपका अधिकार गलत का तरीका दूसरा है, लेके आओ उनके खिलाफ। गलत उत्तर के लिए तरीका है, लेके आइए ना। आप प्रश्न पूछे, उत्तर गलत दिया है, वो तो उसके लिए तरीका है ना, बताए ना आप। सीनियर इनसे कि उत्तर गलत क्यों दिया है, और इसलिए जो ये मेरे खाते में ज़्यादा बता दिया है वो और कम आता, 100 करोड़ से ज़्यादा मेरे हिस्से में नहीं आता। और ये जो डीएमएफटी जिसको आपने जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, मेरा मंत्री महोदय सीधा आपसे परिचय है कि इस ट्रस्ट की भावना को समझते हुए जो नियम इस ट्रस्ट के लिए बने हुए हैं फंड वितरण के उपयोग के, वो उस पर जनता का ट्रस्ट न तोड़ते हुए जिस क्षेत्र से पैसा आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अगला प्रश्न हो गया प्लीज। अब पिन पॉइंट प्रश्न पूछे। इन पॉइंट ही पूछ रहा हूं पूछे आप प्लीज। आपने आपको मिला है कि क्या इसमें जिस क्षेत्र से पैसा आ रहा है आप कलेक्ट कर रहे हैं, उस क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र के लोगों और प्रभावित क्षेत्र के एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप पैसा खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका वादा करते हैं कि नहीं? आप लिखा हुआ है इसमें क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो बात बताई कि जालौर में जो जानकारी दी है वो गलत है, तो मैं इसकी जानकारी करा लूँगा। इसके लिए अगर कोई ने गलत जानकारी दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो आपने डीएमएफटी के फंड की वितरण की बात की, तो इसके लिए गवर्नर काउंसिल जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं, आप खुद भी उसके सदस्य हैं और वहीं पर निर्णय होता है, तो ये और आप स्वयं अपना निर्णय कराने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न प्लीज। आई एम सॉरी। अगला प्रश्न अगला बुलाया गया, बुलाया नहीं गया हमको। प्रश्न संख्या 328 चंद्रपाल अग्रवाल प्लीज बैठे आप। प्लीज जस्टिस जी का जब मैं कमेंट करेंगे। माननीय अध्यक्ष, आई डोंट वांट योर सर्टिफिकेट फॉर जस्टिफिकेशन। आई डोंट वांट योर सर्टिफिकेट। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1
बूंदी जिले की ग्राम पंचायतों में 84 ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिनमें से नवीन ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों को कार्य व्यवस्था अतिरिक्त चार्ज देकर कार्य संपादित करवाया जा रहा है तथा विभागीय पत्र क्रमांक 496 दिनांक 8/3/2022 द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें एक कार्मिक की अनुपस्थिति में दूसरा कार्मिक उसका भी कार्य संपादित करेगा के संदर्भ में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायतों में दिनांकवार रिक्त चल रहे ग्राम विकास अधिकारियों पदों का विवरण परिशिष्ट 1 पर है। जी हाँ, विभागीय पत्र क्रमांक 430 दिनांक 11/2/2021 द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों के 3896 रिक्त पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भिजवाई गई थी, जिसके क्रम में बोर्ड द्वारा दिनांक 27-28 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसके पश्चात उक्त भर्ती में सक्षम स्वीकृति उपरांत 1500 अतिरिक्त पदों को उक्त पदों में सम्मिलित करते हुए कुल 5396 पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अर्थना विभागीय पत्र क्रमांक 367 दिनांक 21/2022 द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है। खंड 2, जी हाँ, ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों के मद्देनजर समेकित पारिश्रमिक के आधार पर सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों को भी सेवाएं ली जाने हेतु विभागीय पत्र 2/2/2021 द्वारा समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 2 पर संकलन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सम्मान्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या ये सही है कि हाल ही में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक एलडीसी, जिसको अपन कहते हैं, एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे और अनुपस्थिति में एक दूसरे के दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश जो आपने दिए हैं, इसको यदि विभाग स्पष्ट करे कि केवल ग्राम विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में ही कनिष्ठ सहायक को कार्यभार दिया जा सकता है और पद रिक्त होने पर कनिष्ठ सहायक को ग्राम विकास अधिकारी का पद का चार्ज दिया जाएगा, क्योंकि खंड विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रश्न पूछने एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रश्न ही है सर, उसमें पद रिक्त होने पर सहायक अभियंता, अतिरिक्त विकास अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उपखंड अधिकारी को चार्ज दिया जाता है, न कि पद रिक्त होने पर। पहला प्रश्न तो मेरा ये है और दूसरा प्रश्न मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पद जो ऐसी स्थिति आती है अगर, तो ग्राम विकास अधिकारी जहाँ पर हमारे हैं उसका पद जो रिक्त है वहाँ पर कनिष्ठ सहायक या कृषि प्रयोगशाला को चार्ज जो दिए जाने की मैं बात बोल रही हूँ, इसको आपकी करने की मंशा है क्या? और कि विभाग आदेश जो आपने 2/2/2021 जो निकाला है, इसके द्वारा सेवानिवृत्त विकास अधिकारी की सेवा लेने का आदेश की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसको आप सरल करना चाहते हो क्या? बस इतना सा मेरा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका यह है कि कनिष्ठ लिपिक जो हमारे लगे हुए हैं, तो जहां ग्राम विकास अधिकारी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर हम कनिष्ठ लिपिकों को लगाएंगे, अनुपस्थिति नहीं है, वो थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। जो ऑर्डर है कि आपके जितने भी बूंदी जिले में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद हैं, जब तक हमारी भर्ती नहीं हो जाती तब तक ग्राम विकास अधिकारियों की जगह जो लिंक अधिकारी हमारे कनिष्ठ लिपिक हैं वो पूरे लगा दिए जाएंगे और आपके विधानसभा और आपके जिले में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 7 दिन में पद रिक्त भर दिए जाएंगे। और दूसरा, आपने जो संविदा पर रिटायर्ड ग्राम सेवक की बात कही है, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो तो होनी भी चाहिए। 65 साल से ऊपर का नहीं हो, उस फिजिकल फिट हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो काम करने लायक हो। तो किसी भी ग्राम सेवका अधिकारी जो रिटायरमेंट वाला है, किसी ने भी अभी एप्लीकेशन नहीं दी है। अगर कोई एप्लीकेशन देता है, वो काम पर लगना चाहता है, तो उसको हम लगाएंगे। धन्यवाद साहब। दिव्या मदेना 329। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र ओसिया में 128 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत है। विगत 3 वर्षों से 107 राशन डीलर कार्यरत है। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। उक्त दुकानों पर खंड 2 उक्त दुकानों पर वर्ष 2019-20 व 2020-21 में प्रतिमाह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चयनित निर्धन पात्र परिवारों को गेहूं और अंत्योदय परिवारों को वितरित चीनी का माहवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।
मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत जगह चीनी का स्टॉक तो है लेकिन वो खराब हो रही है क्योंकि राशन ऑनलाइन ऐप 1 साल से उसके ऊपर ऑप्शन बंद है। क्या आप बिना डांट लगाए ऑप्शन पुनः चालू कर चीनी वितरण का विचार रखते हैं? एक मेरा प्रश्न और है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बहुत सारे गांवों में गरीबों के नाम कट गए, क्या सरकार वहां पर वापस सर्वे करवा कर उन्हें नाम जोड़ने का विचार रखती है? दोनों क्वेश्चन का जवाब अध्यक्ष महोदय। दूसरा क्वेश्चन इरेलेवेंट है, पहले का जवाब दे दें। दूसरे का भी दे दूंगा। ना ना प्लीज, जो रेलेवेंट क्वेश्चन, आई विल नॉट एलोवेट, जो रेलेवेंट क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री जवाब दे। मेरे को दोनों का पता है। प्लीज आप जवाब दे रहे हैं, बैठे आप ये दिस रॉन्ग प्रैक्टिस। अध्यक्ष महोदय, चीनी के वितरण की जहां तक बात है, चीनी का वितरण राजस्थान में 6 लाख अंत्योदय परिवारों को किया जाता है। एक परिवार को 1 किलो चीनी मिलती थी। 2020-21 में तक चीनी का वितरण किया गया। जब परिवारों की डिमांड बंद हो गई तो हमने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि ये जो 20 रुपए चीनी के 1 किलो के मिलते हैं वो इनको हम खातों में जमा करा दें, क्योंकि चीनी लेने वालों की संख्या बहुत कम है। भारत सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो रही है। 2020-21 के बाद चीनी का उठाव बंद कर दिया गया। ये चीनी सिर्फ अंत्योदय परिवारों को मिला करती थी। और खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में हम सब जगह नाम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार परमिशन नहीं दे रही। मैं आई सेड नो, दूसरा सप्लीमेंट्री सर, लेकिन ऑलरेडी जो स्टॉक में पड़ी और खराब हो रही है उसको तो वितरण करना चाहिए, आगे बंद कर दें। ऑलरेडी स्टॉक में हमारे पास चीनी नहीं है, और यदि आपके पास ऐसी कोई सूचना तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे सख्त, कि कहीं यदि चीनी पड़ी हुई है और वो इस तरह का मामला है तो उसकी जांच करवा लेंगे। अगला प्रश्न रूपाराम, अगला प्रश्न 330। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र मकराना में बाल विकास परियोजना मकराना संचालित है, जिसमें 246 आंगनवाड़ी केंद्र तथा 13 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, कुल 259 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित किए जाने वाले पोषाहार में गेहूं, चावल एवं चना दाल वितरित किए जा रहे हैं। खंड 2 वर्तमान में विभाग द्वारा गेहूं चावल भारत सरकार से आवंटित अनुदानित दरों पर भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया जा रहा है, एवं चना दाल भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित नेफेड के माध्यम से क्रय कर उक्त सामग्री को राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उठाव, परिवहन एवं आंगनवाड़ी केंद्रों तक आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। खंड 3 विगत 2 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र मकराना के केंद्रों पर जिला स्तरीय अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षकों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर निरीक्षण के दौरान 40 साधारण अनियमितताएं पाई गई, जिनका तत्समय ही निस्तारण कर दिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंड 2 के बारे में जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से। मैंने पूछा था, उक्त विधानसभा क्षेत्र में पोषाहार वितरण का कार्य किस किस संस्था फर्म के द्वारा करवाया जा रहा है, विवरण सदन की मेज पर रखे। ये तो उसी तरह आपका जवाब हो गया कि मैं पूछ रहा हूं भाई कितने थे और काम क्या कर रहे थे, तो आप कह रहे हो पिताजी 4 भाई थे और काम हम ही कर रहे हैं। इसका जवाब मैं 1 मिनट, इसका जवाब ये आ रहा है कि वर्तमान आप ही जवाब दे रहे, प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने पूछा कि आप दोबारा पूछ लो जो पूछना आपको। मैं उक्त विधानसभा क्षेत्र में पोषाहार वितरण का कार्य किस किस संस्था फर्म के द्वारा करवाया जा रहा है। बस ठीक है, इसका इन्होंने जवाब दिया है, मैं खरीद रहे। मैं समझ पढ़ लिया मैंने। माननीय अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, जवाब जो है रिलेवेंट नहीं है, उनका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। आपको किन किन संस्थाओं से किया उनका जवाब दे दो। नेफेड और एफसीआई के द्वारा किया जा रहा है, और हमारे खाद्य जो पीडीएस सिस्टम उसके द्वारा बांटा जा रहा है। अध्यक्ष जी, 3 ही संस्थाओं का इन्वॉल्वमेंट है, और तो है नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार पड़ता है, ठेकेदार का नाम भी पता है, मुझे पता नहीं जानबूझकर ठेकेदार का नाम क्यों छुपाया। पूरे नागौर जिले में ठेकेदार एक ही है। मैं इसलिए प्रश्न को महत्वपूर्ण मानता हूं कि इससे पहले बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मुकदमे में ये लोग जेल में हैं। किसी अधिकारी ने माननीय मंत्री महोदय से जानबूझकर नाम छुपाया है। ठेकेदार का नाम है मेसर्स भाटी ट्रेडर्स एंड सप्लाई, और हमारे सीडीपी की पोस्ट है 13, जिसमें से 10 खाली है, 3 है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कोई ठेकेदार है या नहीं, इसका माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा गेहूं, चावल, दाल तीनों चीजें क्रय करके एफसीआई और नेफेड से
भारतीय खाद्य निगम को दी जाती है और आगे सप्लाई करने का कार्य हमने उनको दे रखा है। अब उनका कौन आगे नीचे वो किससे करवा रहे हैं, ये जिम्मेदारी खाद्य निगम खाद्य विभाग की है। माननीय मंत्री जी बताइए। प्लीज बैठे। माननीय मंत्री जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मंत्रालय की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी कि जब वो नीचे जाके बट रहा है कि नहीं बट रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय समय पे हमारी जांच हो रही है और इनके जो हमारे जांच करने का सिस्टम है उसके अंदर भी माननीय अध्यक्ष महोदय डिप्टी लेवल के ऊपर जांच साल की महीने की फिक्स होती है, सीडीपीओ की फिक्स होती है, एलएस की फिक्स होती है, जो जाके आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर बट रहा है कि नहीं बट रहा, कंसर्निंग जो लाभार्थी है उनको भी जाके उनके घर भी जाके पूछा जाता है। और कोरोना काल जो हमारा गया उसमें तो हमने घर घर जाके बांटा है अध्यक्ष जी, एक एक माननीय मंत्री प्लीज। मंत्री जी, आप कह रहे हो एफसीआई से नीचे भी जाता है, अब एफसीआई से जाने के बाद वहाँ ठेकेदार बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, इसकी जिम्मेदारी तो विभाग की होगी। तो क्या जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसी फर्म को का जो ठेका लेकर जिस तरह का गबन हो रहा है, तो क्या हमने उसको चेक करने की कोशिश किया, करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चेक करने की कोशिश तो कर रहे हैं और करी भी है, लेकिन हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं किसी लाभार्थी द्वारा। माननीय सदस्य में बोल रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि कोई ठेकेदारी प्रथा चल रही है जबकि हमारा तो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट काम चल रहा है, अगर ये कह रहे हैं तो मैं इनकी जांच करवा लूंगी, इनकी कॉन्स्टेंसी की कि क्या कह रहे हैं, किसके द्वारा ठेका किया जा रहा है। लेकिन हमारा विभाग पारदर्शिता से काम कर रहा है और हर जगह जाके आंगनवाड़ी वर्कर पूछती है लाभार्थी को, घर घर जाके हम सप्लाई करने की व्यवस्था हमारी सुचारू चल रही है। अगला प्रश्न श्रीमती कृष्णा पुनिया। प्रश्न संख्या 331। खंड 1। जी हाँ, झुंझुनू राजगढ़ राजमार्ग हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 214.19 करोड़ रुपए दिनांक 9/6/2021 को जारी की जा चुकी है। इस सड़क के निर्माण हेतु प्रथम बार निविदा दिनांक 12/7/2021 को आमंत्रित की गई थी, जिसमें एकल निविदा ऊंची दर पर प्राप्त होने के कारण नष्ट कर दी गई। तत्पश्चात दूसरी बार निविदा दिनांक 8/12/2021 को आमंत्रित की गई, जिसकी वित्तीय निविदा दिनांक 9/3/2022 को खोली जा चुकी है, जो स्वीकार योग्य है। सक्षम स्वीकृति उपरांत अनुबंध संबंधित कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है। राजगढ़ भादरा राजमार्ग हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 155.69 करोड़ रुपए दिनांक 9/6/2021 को जारी की जा चुकी है। इस सड़क की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अद्यतन कार्य प्रगति पर है। तत्पश्चात विश्व बैंक के अनुमोदन उपरांत निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्य शुरू हो जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के निविदा जारी की जा सकती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बगैर फिजिबिलिटी रिपोर्ट के निविदा जारी नहीं की जा सकती। लेकिन ये घोषणा एक ही घोषणा थी जिसमें से एक तरफ से तो निविदा जारी हो चुकी है, ये आपके द्वारा बताया गया, और दूसरा आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया। क्योंकि बजट घोषणा थी तो मैं इस आंसर से आपके संतुष्ट नहीं हूँ। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, जब भी हम फील्ड में होते हैं ये बजट घोषणा है, प्रश्न सब वही पूछ रही हूँ क्योंकि जनता हमसे सवाल करती है। 2021-22 की घोषणा थी, अभी 22-23 में इसे बनाने का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है। कोई डेडलाइन है क्या? अगर नहीं, तब तक क्या रिपेयरिंग करने की भी मंशा रखती है क्या सरकार? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सही है कि बजट घोषणा एक ही है, पर पैकेज दोनों के अलग अलग है। और उसमें जो मैंने बताया कि एक सड़क तो जो हमारी है ये तो हाइब्रिड यूनिटी मोड पर है, और दूसरी जो सड़क है हमारी वो ईपीसी मोड पर है। तो निश्चित तौर पर दोनों अलग अलग हैं, तो उनमें थोड़ा समय फिजिबिलिटी में लगता है। और हम लोगों ने, मैंने कह ही दिया, आप कह रहे आंसर गलत है, तो फर्स्ट में मैंने आपको कहा कि 2022-23 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की कुछ हमारी कुछ वो कंडीशंस होती हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वो वर्ल्ड बैंक हमें स्वीकृति देती है। तो ये जो आंसर दिया है आप मुझे बता दें कैसे गलत है। जब स्वीकृति हो गई, एनआईटी हो गई, उसके एग्रीमेंट हो गया और काम शुरू करने का उसमें हम लोगों ने तारीख दे दी कि हम लोग इसमें अक्टूबर में काम शुरू करा देंगे, फिर आंसर कहाँ से गलत हो गया? अगला प्रश्न रामनारायण मीणा। अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न 332। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1
विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा सवर्णों को सुविधा प्राप्त करने के लिए योजनावार निर्धारित आय सीमा का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रतिवर्तित योजना है जिसमें आय सीमा का निर्धारण भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा अन्य योजना में राज्य स्तर पर आय बढ़ाने जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं, क्या उस शिक्षा छात्रवृत्ति 5 लाख की आय सीमा है और आदिवासियों के वंचित वर्ग के लिए मात्र 2,50,000? प्रश्न रिलेवेंट इरेलेवेंट नहीं। अगला प्रश्न नहीं प्लीज, मैं पढ़ता हूँ और चीज प्लीज बी सीटेड। नो, आई विल नॉट अलाउ इट। राजेंद्र राठौड़ प्लीज बैठे आप, प्लीज बैठे आप, रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रश्न क्या, प्रश्न लिखे बीजिए, दोबारा प्रश्न लगेगा। इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं, बैठे आप। इस संदर्भ में प्लीज रिकॉर्ड नहीं होगा। मान सदस्य आप प्लीज डोंट, बैठे आप, बैठे आप प्लीज, आप नीचे बैठे। आई सेड आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, I am on leg. I am on leg. I am on leg. I said be seated. I said be seated. I said be seated. I will not tolerate it. Be seated. Be seated. I said be seated. I will name them. I don't compel me to do. Don't compel me to do this. Don't compel me to do this. आप अपने आप सीनियर होंगे, प्रश्न को पढ़े दोबारा। I will not allow it. I said I will not allow it. It is my privilege. It is my privilege. अभी सीटेड। I said it is my privilege. चलेगा कि चलेगा? आपकी चॉइस में चलेगा, आप नहीं चलेगा। मैं मिस्टर मार्शल, I will name you Mr. Ramnan. I will name you. I will name you. मैं पार्लियामेंट मिनिस्टर, I will not tolerate it. And unprecedented today I have to do it. And I'm sorry extremely. पढ़ते नहीं है सप्लीमेंट्री, क्या पूछना, सीनियर आदमी है, मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न राजेंद्र राठौड़ 333। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिंदु संख्या 95 पर ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के संबंध में घोषणा की गई है। उक्त घोषणा के अनुसार ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के प्रथम चरण में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश किया जाना है। ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण होना प्रक्रियाधीन है। खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा औद्योगिक निवेश क्षेत्र के प्रथम चरण हेतु कुल 532 हेक्टेयर निजी भूमि की आवाप्त हेतु 468.64 करोड़ रुपये के मुआवजे का अवार्ड जारी किया गया है। दिनांक 15/3/2022 तक लगभग 124.12 करोड़ रुपये मुआवजे के मद में तथा 33.16 लाख रुपए अन्य मद में भुगतान किया जा चुका है। खंड 2, जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिंदु संख्या 96 पर जोधपुर, कंकणी, रोहट, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर का भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यद्यपि DMIC योजना के तहत राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत पाली जिले की रोहट तहसील के 9 गांवों की भौगोलिक सीमा को सम्मिलित करते हुए जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र निवेश क्षेत्र अधिसूचना दिनांक 12/10/2020 को घोषित किया जा चुका है तथा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित किया गया है। यह एक महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजना है जिसमें चरणबद्ध रूप से सुनियोजित विकास किया जाएगा। इसलिए निजी भूमि आवाप्त की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है जिसके मुआवजा पर लगभग 700 से 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे तथा यह वित्तीय भार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में रीको द्वारा वहन किया जाएगा। खंड 3, जी हाँ, मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर योजना के तहत रीको को रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की नीतिगत घोषणा राज्य के वर्ष 2021-22 के बजट में की गई है। खंड 2 में वर्णित जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र निवेश क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12/10/2020 जारी कर
रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण पदाभिहित किया जा चुका है। रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण पदाभिहित करने के उपरांत की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूँगा कि खंड 1 और खंड 2 इसमें आपने दो चीज़ों को स्वीकार किया कि बजट 2021-22 में पैरा 95 में 1000 करोड़ की ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और पैरा 96 में 750 करोड़ के मारवाड़ इंडस्ट्री क्लस्टर की घोषणा आपने की, यह आपने स्वीकार किया। और इसी में आगे आप स्वीकार करती हो कि ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो 1000 करोड़ की उसका भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण होना प्रक्रियाधीन है, अभी भौगोलिक क्षेत्र क्या पता नहीं। और इसी तरह 750 करोड़ की लागत से बनने वाले मारवाड़ इंडस्ट्री क्लस्टर का भी भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण प्रक्रियाधीन है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण 1750 करोड़ का चूंकि नहीं हुआ है, इसलिए एक पैसा भी इसमें खर्च नहीं हुआ, ये कब तक कर दिया जाएगा? क्या आने वाले सरकार के शेष कार्यकाल के अंदर जो बचा है उसके अंदर 1750 करोड़ की बजटीय घोषणा जो इसी वर्ष में पूरी होनी थी, उस घोषणा के अनुरूप आप कोई राशि आप इसको पूरा करेंगे? नंबर 2, चूंकि आपने कहा कि अभी तक ये इसका भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण नहीं हुआ है, तो योजना आगे बढ़ी है, तो 22-23 के बजट में इसमें कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और कौन से हेड में किया गया है, बताएं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि आवाप्त ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी जिसमें मुआवजा कम दिया गया था पिछली सरकार में। अब हम ये मुआवजा देने की जो 20-21 के बाद की जो है, हमने लगभग टोटल मिला के रीको ने 41.66 करोड़ मुआवजा दे चुके हैं। और जो ये योजना मिलकर के बना रही है हमारी, जो NICDIT और रिडको का गठन कर दिया गया है, जो कि राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन करके ये दोनों मिलाकर के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ट्रस्ट का गठन जो भारत सरकार की योजना है, वहाँ से हमें राजस्थान सरकार 51% और 49% भारत सरकार देगी। MOU साइन हो चुका है। माननीय मंत्री जी, रेलेवेंट कुछ जो क्षेत्र जो रीको का जो भुगतान किया गया है जमीनों का, जो क्षेत्र आवंटित है पहले से, 3 प्रश्न रेलेवेंट है। 1750 करोड़ के अगेंस्ट में कितना हुआ, भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित हुआ कि नहीं हुआ, टू दी पॉइंट है, अपन बाकी बताएंगे। उसमें से खर्चा हुआ 41.46 करोड़ रीको द्वारा हमने पेमेंट कर दिया गया है। बाकी हम पेमेंट कर रहे हैं वर्तमान सरकार में। हम KBNRI के द्वारा, रीको के द्वारा पेमेंट लगातार जारी है। 100-200 करोड़ हम डेली का जो मुआवजा दे रहे हैं अवाप्त भूमि के लिए। मासा प्रश्न पूछा जब तक माननीय मंत्री जी, भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण हो गया क्या? भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण हो गया, लेकिन उसमें जो आवाप्त भूमि है उसका आवाड़ दे रहे हैं धीरे धीरे। माननीय कटारिया जी, आपने जो पूछा वही बात है। जब आपका भौगोलिक क्षेत्र ही निर्धारित नहीं हुआ तो आवाप्ति कैसे शुरू हो सकती है? और निजी खातेदार को आप आवाप्ति का पैसा कैसे देते हैं? कम से कम जो पहली आवश्यकता है कि उसका भौगोलिक क्षेत्र निश्चित हो जाए, वो हुआ ही नहीं। अब आपका केवल ये 15-20 दिन तो कुल रहे हैं इस साल के। अगर भौगोलिक क्षेत्र ही तय नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मुझे ये समझाइए। इसमें लगभग कम से कम 1100 एकड़ राजकीय भूमि जो इसके लिए हमने 525 पर कब्जा रीको ने कर लिया है। 1100 एकड़ भूमि है साहब इसमें। ना, वो तो गवर्नमेंट की है, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सवाल तो यह है कि निजी खातेदार से जो आपने ज़मीन ली और जिसके एवज में आपने पैसा इतने करोड़ रुपया तय किया, जब आपका भौगोलिक क्षेत्र तय ही नहीं हुआ तो किस प्राइवेट व्यक्ति की जमीन इसमें आ रही है, कैसे? माननीय कटारिया जी, अलग ढंग से लेके क्वेश्चन में इतना डिटेल नहीं। अगला प्रश्न अलग ढंग से लेके आए। मैं स्थगित नहीं, अलग ढंग से लेगा, स्थगित नहीं। अगला प्रश्न नरेंद्र नागर, प्रश्न संख्या 334। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ए विधानसभा क्षेत्र खानपुर में 83 गांव माड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।
खंड 2 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र खानपुर में माड़ा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में आश्रम छात्रावास मऊ बोरदा में भवन मरम्मत कार्य हेतु 5 लाख रुपए एवं आश्रम छात्रावास मऊ बोरदा में रंग रोगन मरम्मत कार्य एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु राशि 1 लाख रुपये, कुल राशि 6 लाख रुपये स्वीकृत की गई। सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने खंड 1 में 83 गांव मेरे क्षेत्र में आते हैं और 6 लाख रुपए पिछले 3 साल में आपने खर्च किए। क्या माननीय मंत्री महोदय आगे आने वाले समय में समानता का व्यवहार करके, उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो समानता का व्यवहार करते हमें भी आगे आने वाले समय में आप क्या समानता का व्यवहार करते हुए क्या ज़्यादा राशि या पारदर्शिता रखते हुए ज़्यादा राशि देने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कंस्ट्रक्शन की राशि आती है वो माननीय जनप्रतिनिधियों के निवेदन पे या जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर की जाती है, और व्यक्तिगत जो योजनाएं हैं उसमें व्यक्तिगत योजनाओं में हमारे झालावाड़ जिले में डेयरी में और अन्य योजनाओं में करीब 17 लाख रुपए और 36 लाख रुपए जिला परिषद में पड़े हुए हैं। और एजुकेशन संबंधी जो है उसमें एजुकेशन की जो भी राशि है वो वहाँ विभाग द्वारा हमारे वहाँ ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, जो सारी राशि हमने उनको उपलब्ध करा दी। और राशि देने की रखते हैं ये पूछ रहे हो तो और राशि देंगे बिल्कुल क्या? आपकी अनुशंसा पर गुण अवगुण के आधार पर राशि का देय। अगला प्रश्न ज्ञानचंद पारख। प्रश्न संख्या 335। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21-22 तक आबकारी से प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। उक्त वर्षों में पुष्पेंद्र जी आपस में करेंगे तो मेरी चेयर की जरूरत ही नहीं है। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2 नवजीवन योजना संचालन दिशा निर्देश 2015 के अनुसार इस योजना के लिए वित्तीय स्रोत आबकारी राजस्व की 1% राशि होगी। इस योजना के लिए विगत 3 वर्षों में किए गए बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 3 नवजीवन योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग व आवश्यकता के आधार पर प्रतिवर्ष बजट प्रावधान किया जाता है तथा योजना के दिशा निर्देशों के अंतर्गत व्यय किया जाता है। वर्तमान में नवजीवन योजना शेष लगाने संबंधी कोई विचार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बिंदु संख्या 2 में बताया है कि आबकारी राजस्व की 1% आय वो नवजीवन योजना के लिए, और आपने जो परिशिष्ट ए में आबकारी की आय बताई है और उसके बाद में जो खर्चा बताया है, तो माननीय मंत्री महोदय जो आबकारी की आय का 1% बनता ना, उसका भी मात्र 3-3.5% ही खर्च हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महती योजना थी, इसी सदन में उन्होंने घोषणा की, मुझे याद अच्छी तरह से, और उसके बावजूद इस योजना की इस तरीके से एक प्रकार से कहूं कि ये योजना लगभग समाप्त हो रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको आबकारी शेष के रूप में अगर लेंगे, नवजीवन शेष के रूप में लेंगे ना, तो वो राशि बन जाएगी और जो अवैध शराब के धंधे से जुड़े हुए परिवार है उनके कल्याण के लिए ये राशि काम आ जाएगी। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप इसको एक तो आबकारी की आय का ये नवजीवन शेष के रूप में लेने का विचार रखते कि नहीं रखते हैं, और दूसरा कि जो 1% का प्रावधान किया है उसके अनुसार सामाजिक और न्याय कल्याण और न्याय से आप प्रस्ताव मंगाकर उतनी राशि व्यय करेंगे नहीं करेंगे, ये मुझे कहना है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा शेष लगाने का तो कोई विचार नहीं है, और जो ये राजस्व के अनुसार 1% खर्चा नहीं हो रहा है, ये सही बात है। आपके समय भी इसकी योजना बनी थी 2016 में 1% खर्च कर देगी। ये सारा काम सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया था। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जितनी मांग करता है BFC से,
वो निश्चित रूप से वो धन उपलब्ध करवाया जाता है। हम सोशल जस्टिस माननीय मंत्री महोदय है, उनकी चेयरमैनशिप में एक स्टेट लेवल की कमेटी बनी है जो इस काम को देखती है। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कलेक्टर की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी हुई है, वहाँ माननीय विधायक भी उसमें सदस्य हैं, प्रधान है, सरपंच है, सारे लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्य योजना सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट वित्त विभाग को भेजेगा वो पैसा इनको मिल जाएगा। वो हर साल मिलता है और उसमें से खर्च करते हैं। आपने भी पूरी कोशिश की, हमारे समय भी कोशिश हुई, पर योजनाएं जब कम बनाकर भेजेंगे, आप उसका योजना कम बना, जितना बनाकर भेजेंगे उतना पैसा मिल रहा है, धन की कोई कमी नहीं है, जितना भेजेंगे उतना हम देंगे, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 336 आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, वर्तमान में पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश में दिनांक 1/10/2018 से पशुधन बीमा योजना निम्न कारणों से संचालित नहीं है। नंबर 1, वर्ष 2018-19 में प्रदेश में पशुधन बीमा कंपनियों से तत्समय भारत सरकार के स्तर से निर्धारित प्रीमियम दरों से अधिक प्रीमियम दर प्राप्त होना। 2, वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से निर्धारित समय पर राशि प्राप्त नहीं होने के कारण निविदाएं जारी नहीं की गई। नंबर 3, वर्ष 2020-21 में किसी भी बीमा कंपनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। नंबर 4, वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त संशोधित प्रीमियम दर अनुसार दिनांक 28/10/21 को निविदा जारी की गई, परंतु मात्र एक बीमा कंपनी से प्रदेश के 2 संभाग जयपुर एवं अजमेर हेतु निविदा प्राप्त हुई। वर्ष 2020 एवं 2021 में बीमित किए गए पशुओं की संख्या 0 है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा किए जाने हेतु राशि 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में पशु बीमा हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने वे बीमा कंपनियों से MOU किए जाने पर पशुधन का बीमा कर प्रदेश के पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सकेगा। खंड 3, जी नहीं, पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश में दिनांक 1/10/2018 से पशुधन बीमा योजना अंतर्गत बीमा कंपनियों से MOU निम्न कारणों से नहीं किया गया। नंबर 1, वर्ष 2018-19 में प्रदेश में पशुधन बीमा कंपनियों से तत्समय भारत सरकार के स्तर से निर्धारित प्रीमियम दरों से अधिक प्रीमियम दर प्राप्त होना। नंबर 2, वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से निर्धारित समय पर राशि प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा जारी नहीं की गई। नंबर 3, वर्ष 2020-21 में किसी भी बीमा कंपनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। नंबर 4, वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त संशोधित प्रीमियम दर अनुसार दिनांक 28/10/21 को निविदा जारी की गई है, परंतु मात्र एक बीमा कंपनी से प्रदेश के 2 संभाग जयपुर एवं अजमेर हेतु ही निविदा प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बजट 2022 और 23 में बजट प्रावधान के अनुसार पशुधन बीमा हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है। दूसरा सवाल है मेरा, वर्ष 2020-21 में पशुधन बीमा हेतु सरकार ने कब कब निविदाएं निकाली तथा इस हेतु क्या क्या विशेष प्रयास किए। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पशुधन बीमा 2016 से 18 तक हुआ आपके समय में, और जैसा कि इसमें उत्तर में बताया कि 18 के बाद में 1/10/18 के बाद में कोई बीमा नहीं हुआ। इसका कारण था कि जो प्रीमियम दर है वो भारत सरकार तय करती है और उसमें भारत सरकार की 4 कंपनियां हैं, बाकी प्राइवेट कंपनियां हैं। तो लगातार प्रयास करने के बाद में भी कोई कंपनी निविदाओं में भाग नहीं ले रही थी, क्योंकि भारत सरकार जो प्रीमियम दर तय करती थी उससे कम में वो लगाते थे। और जैसा कि मैं सदन को बताना चाहूँगा कि 16 से 18 के दौरान जो बीमा हुआ और जो क्लेम हुए और जो कंपनियों को घाटा लगा, अध्यक्ष महोदय बताऊँगा 22 करोड़ का तो प्रीमियम आया उस टाइम, और 47 करोड़ रुपए कंपनियों को देना पड़ा। उसके बाद में कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए। तो मैं माननीय सभी सदस्यों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी क्वेश्चन इसमें लगे हुए हैं। एक नई गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, समय समय पर हमने पत्राचार किया, हमारे विभाग द्वारा भी पत्राचार किया गया और चीफ सेक्रेटरी ने भी पत्राचार भारत सरकार को किया। उसके बाद में भारत सरकार ने जुलाई 21 में नई गाइडलाइन जारी की है, और मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले 15 दिनों में जो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ की घोषणा की है, उसमें हम नए टेंडर लगा के और
निश्चित तौर पे आने वाले समय में पशुधन बीमा को आगे बढ़ाएंगे। है कि अभी तक पशु बीमा राजस्थान में शुरू ही नहीं हुआ, यही कह सकते, यही हुआ जी। तो हमारा ये जो बार बार इस बारे में आग्रह पूर्वक और जनता को हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ पशु बीमा होगा, पशु बीमा होगा, तो आप और केंद्र सरकार कहीं एक जगह बैठ करके इसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते क्या? क्या और किसी राज्यों में पशु बीमा हो ही नहीं रहे क्या? सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, और मैंने बताया नहीं आपको, हमने पत्राचार भी किए हैं, जो मैं बता दूं आपको। वर्ष 2018-19 में निविदा जारी की गई, उसके बाद में हमने दिनांक 10 जनवरी 19 को एक पत्र लिखा शासन सचिव पशुपालन विभाग द्वारा। दिनांक 18 जून 2020 व 11 अगस्त 2020 को फिर शासन सचिव पशुपालन विभाग द्वारा भारत सरकार को लिखा गया कि अपनी गाइडलाइन में आप परिवर्तन करें ताकि हमारे बीमा हो सके। उसी बात को मानते हुए भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी, और मैंने आपको बताया कि 21 जुलाई को गाइडलाइन जारी की है। 150 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने रखा है, और आने वाले 15 दिन के अंदर ये निविदाएं जारी कर दी जाएगी। अगले आप सुरेश टांक, प्रश्न संख्या 337। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिनांक 2 अक्टूबर 2020 से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को नल योजना द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 2 अक्टूबर 2021 तक जल संबंधों से जोड़ने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रदेश में विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों एवं स्वास्थ्य केंद्रों को नल योजना द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की सूचना को विभाग द्वारा केंद्र सरकार के समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र IMIS पर नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है, तथा दिनांक 10/3/2022 की स्थिति के अनुसार 68.50% विद्यालयों, 79.30% ग्राम पंचायत भवनों, 55.50% आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 64% स्वास्थ्य केंद्रों में नल योजना अंतर्गत जल संबंध दिए जा चुके हैं। विभाग द्वारा जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु क्रियान्वित की जा रही पेयजल परियोजना, अन्य जल योजनाओं से प्रदेश के नल योजना से वंचित एवं शेष रहे विद्यालयों, ग्राम पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों को जल संबंध द्वारा चरणबद्ध रूप से मार्च 2022 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित 213 राजकीय विद्यालयों में से 71 विद्यालय, 41 पंचायत भवनों में से 14 भवन, 221 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 129 केंद्र तथा 59 स्वास्थ्य केंद्रों में से 27 स्वास्थ्य केंद्रों में जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। नल योजना अंतर्गत जल संबंध द्वारा पेयजल आपूर्ति से उक्तानुसार लाभान्वित एवं वंचित राजकीय विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्रों संबंधी वांछित विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए, परिशिष्ट व, परिशिष्ट स एवं परिशिष्ट द पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड 2 में माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना जानना चाहता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में अब तक स्वच्छ पेयजल से वंचित रहे राजकीय विद्यालयों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में कब व कितने समय में नल योजना के अंतर्गत जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का माननीय सदस्य ने पूछा है। वर्तमान स्थिति यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो हमने असल में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 100 दिवसीय कार्य योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी, जिससे बढ़ाकर बाद में 2 अक्टूबर 2021 तक का उन्होंने इसको बढ़ा दिया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय सोच रहे होंगे कि इसमें लिखा है 100 दिवसीय कार्य योजना, ये आरंभ में 100 दिवस के लिए थी, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि इसमें कई विभागों का समन्वय होना। माननीय मंत्री, रेलेवेंट क्वेश्चन किशनगढ़ में कब करना है? सीधी बात, उनका सीधा पूछ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा इसका में पूरा विवरण दिया है। मैंने निवेदन ये भी किया कि शेष कार्य प्रगति पर हैं और जो हमारा टारगेट है जल जीवन मिशन का बचा हुआ,
हम उस टारगेट को उस 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है। माननीय मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है कि किशनगढ़ में 71 विद्यालय में 213 में 71 में नहीं है, 31 पंचायत में 14 में नहीं, ये जो उनके आप कहे उनको कब पूरा कर देंगे, इसमें से क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये जो शेष है ये 2024 तक जल जीवन मिशन हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत ही पूरे कराए जा सकेंगे। इसमें परेशानी हमारी एक है, हम अलग अलग चीज़ों में नहीं कर सकते कि स्कूल में एक लाइन बिछाते हैं और जल जीवन मिशन से गाँव के लिए दूसरी लाइन बिछाएं, तो हमने इसका टारगेट जल जीवन मिशन से ही जोड़ के रखा है। अगला प्रश्न गिरधारी लाल, प्रश्न संख्या 338। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के लखासर गांव में खान मंत्रालय भारत सरकार की कंपनी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL द्वारा वर्तमान में खनिज पोटास के एक्सप्लोरेशन का कार्य नहीं किया जा रहा है। खंड 2, जी हाँ, खनिज पोटास की सॉल्यूशन माइनिंग की फिजिबिलिटी स्टडी हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSM लिमिटेड खान मंत्रालय भारत सरकार की कंपनी MECL एवं खान एवं भूविज्ञान विभाग राजस्थान सरकार के मध्य एक MOU दिनांक 21/1/2021 को हुआ। MOU की प्रति परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 3, MECL द्वारा लखासर गांव में खनिज पोटास के एक्सप्लोरेशन के कार्य के बदले में खेत मालिकों को कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूँगा, त्रिपक्षीय समझौते के बिंदु संख्या 5 पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार की नियुक्ति के लिए 5 करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार को असाइनमेंट देने पर 30%, व्यावहारिक रिपोर्ट देने पर 50% और SLC की द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति पर 10% देने का प्रावधान है। मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ का किसान हो रहा है। मैं यही जानना चाहूँगा, क्या सरकार इन प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, या तो कितना और कब और क्यों, या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जी ने जो मुआवजे वाली बात कही, खोज का कार्य अस्थायी प्रवृत्ति का होता है और जहाँ ड्रिलिंग होती है, यदि वो खातेदारी भूमि हो तो किसान से सहमति के आधार पर होती है। इसके लिए नियमों में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। यदि खोज के रिजल्ट अच्छे आते हैं और उत्पादन शुरू होता है, उस हेतु भूमि की आवश्यकता होती है, तो नियमों के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न संयम लोढ़ा, प्रश्न प्रश्न संख्या 339। मान लिया, प्रश्न पूछ लें। मैं मिल गया उत्तर मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कैटेगरी 4 के जो व्यक्तिगत लाभ के प्रस्ताव जितने 2021 में भेजे गए, एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ, इसका कारण बता दीजिए। स्वीकृत कराने के कारण पूछना है, जो भी जवाब देना चाहे सरकार मालिक के अध्यक्ष। आपने पूछना, कारण पूछना कि स्वीकृत कारण बता दे, कार्रवाई बता दे, क्या दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? काफी इतना जो इन्होंने जो बात की है, व्यक्तिगत लाभ के जो काम होते हैं, अनुसूचित जाति, घुमंतु, ये सारी जो गरीब रेखा से नीचे, महिला प्रधान वाले, शारीरिक रूप से विकलांग, तो इनकी सबसे बड़ी जो व्यक्तिगत वर्ग की जो काम है, कहीं पर जो जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 60% के करीब काम कृषि से संबंधित हों और 65% जो वर्ग हैं वो जल संरक्षण से संबंधित, कृषि से संबंधित हैं, मतलब वो भी चीज़ें। तो इस प्रकार के जो वर्ग हैं उनके जो संबंधित जो कार्य नहीं हो पाए, काफ़ी कार्य स्वीकृत हैं, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है। और कुछ ऐसे जो नॉर्म्स बने हुए हैं कि आपको एक एक काम की बता दूं क्यों नहीं हुए, जानकारी हो। माननीय मंत्री जी, एक मिनट एक और सुन लो, एक और सुन लो, आप एक प्रश्न सुन लो इनका। मैं सिर्फ ये कहा है कि भाई सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ, एक प्रश्न सुन लो, यही जानना चाह रहा हूँ, आपने खुद ने जानकारी दी है 2021 में कौन कौन से प्रस्ताव भेजे गए, एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया SC/ST के इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का।
इसका जवाब दे दो आप तो। इसमें जो वर्क हैं आपके जिनकी आप चर्चा कर, हाँ एक मिनट बता देता हूं कि कोई उसमें कहीं विभाग से एनओसी नहीं मिली है, जल संसाधन से कहीं कोई रिपीट हो रहा है वर्क, कोई किसी अन्य कारण से, बहुत से ऐसे कारण है, एक एक वर्क का मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। दस्तावेज ये बहुत सारे हैं, इनको उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास जो वर्क हैं इनके। माननीय सदस्य उत्तर तो सुने, आप बात खड़ा कर रहे हैं वापिस। माननीय मंत्री जी बोले मंत्री जी बोले। महात्मा गांधी नरेगा मास्टर परिपत्र 2023 के अध्यक्ष मांग रोजगार प्राप्ति बिंदु संख्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रमिकों द्वारा रोजगार अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में संख्या कार्य उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में कम से कम श्रम प्रधान सार्वजनिक कार्य जो विशेष रूप से कमजोर समूह, विशेष रूप से वृद्ध और विकलांगों के लिए उपयुक्त हो, जिस मांग के अनुसार काम प्रदान के लिए हर समय खुला रखा जाएगा। ये भी ध्यान रखा जाएगा पूर्व में चल रहे अधूरे कार्यों को पहले पूरा किया जाएगा, तत्पश्चात नए कार्यों को श्रम नियोजन ये तो प्रारंभ किया जाएगा। और जो निरस्ती के कारण है योजना में स्वीकृत पूर्व निर्मित है, ये संख्या नहीं कार्यों की। मंत्री जी एक मिनट मंत्री जी, एक सेकंड, एक मंत्री जी एक मिनट बैठे। जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज के काम है वो सिरोही में शुरू होंगे कि नहीं होंगे, दैट्स ऑल। जो वार्षिक प्लान में लिया हुआ होगा, पहले नहीं लिया है, अनुमत नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। जो ले रखे हैं वो कार्य अनुमत होंगे, वो कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने उत्तर दिया है, सब में लिखा हुआ है स्वीकृति शेष। जितने इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के प्रस्ताव भेजे पंचायती राज संस्थाओं ने, सब में स्वीकृति शेष लिखा हुआ। या तो आप बिना पढ़े उत्तर दे रहे हो। मान्य प्लीज, मतलब आपने कह दिया, आपने लिख दिया कार्य योजना में सम्मिलित हो जाएगा, बात खत्म हुई। तकनीकी दृष्टि से मंत्री हो गया, लैंड रिकॉर्ड, अगला प्रश्न लैंड, बहुत सारे श्रीमती मीना कंवर। माननीय मंत्री जी जवाब दे दें, कल क्वेश्चन पूछ रहे। एक मिनट मंत्री जी एक मिनट क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको। नवीन दुकानों के संचालन के लिए आवंटन के लिए जो समिति का गठन कई जगह पर नहीं हुआ है, वो कब तक करा देंगे? नवीन दुकानों के आवंटन के लिए आप जो भी डेट निर्धारित करेंगे उस दिन आवंटन की कमेटी बना दी गई है। कई जगह नहीं बनी, आपके यहाँ पे करवा दिया जाएगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आज जो चर्चा है मुखबंद भी है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव आज नहीं लिए हैं। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त जितने भी प्रस्ताव हैं 20, उनको आज पढ़वाया जाएगा। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री समाराम गरासिया 1719 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण कार्य में दोहरे मापदंड अपनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शंकर सिंह रावत वन डबल 6 सदस्य की ओर से ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के टाटगढ़ उपखंड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में श्री बाबूलाल कटुमर 101 सदस्य की ओर से तहसील महुआ व नदवई के ग्राम ढिंगसपुरा का वास, दौलतपुरा, नगटपुरा, सतलावा व मंगरखिया आदि को कठुमर से हटाकर पुनः नदवई से जोड़े जाने के संबंध में श्रीमती संतोष 170 सदस्य की ओर से अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने के संबंध में श्री अमीर सिंह भायल 193 सदस्य की ओर से बालित पेयजल योजना में सिंगल फेज मोटर पंप लगाकर पेयजल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री वासुदेव देवनानी 159 सदस्य की ओर से अजमेर शहर के जरूरतमंदों को प्रशासन शहर के संग अभियान के तहत तत्काल मकानों के पट्टे दिए जाने के संबंध में श्री प्रताप सिंह 92 सदस्य की ओर से पीटीआई भर्ती वर्ष 2018 में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किए जाने के संबंध में श्रीमती सुकांता व्यास 191 सदस्य की ओर से विधानसभा सूरसागर में संचालित सरकारी चिकित्सालयों में उनके स्तर के अनुरूप सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय शर्मा 172 सदस्य की ओर से अलवर जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लंबित आवेदकों को ऋण स्वीकृत नहीं किए जाने के संबंध में श्री जब्बर सिंह साखला 58 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसीन हुडा की सड़कों का निर्माण किए जाने के संबंध में श्री अमृतलाल मीणा 8 सदस्य की ओर से महाराणा प्रताप स्मारक स्थल चावंड एवं महाराणा प्रताप समाधि स्थल बंडोली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में श्री गणेश गोगरा 38 सदस्य की ओर से प्रदेश में पटेल पाटीदार समुदाय को EWS प्रमाण पत्र में जारी नहीं किए जाने के संबंध में
श्री पुखराज 87 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम बुद्धनगर में शहीद केसाराम बिश्नोई के स्मारक हेतु भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में श्री राजकुमार गौड़ 134 सदस्य की ओर से श्री गंगानगर जिले में पंजाब से नहर में आ रहे प्रदूषित पानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बलवान पूनिया 98 सदस्य की ओर से होम्योपैथिक चिकित्सकों को कोई नवीन पद सृजित कर संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित किए जाने के संबंध में श्री राम प्रताप कासनिया 144 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में निर्मित GSS में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार 74 सदस्य की ओर से प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने के संबंध में श्रीमती मंजू देवी 113 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जायल में ग्राम जोधियासी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में श्री अविनाश 1 सदस्य की ओर से प्रदेश में गौ माता को संरक्षण तथा गौ तस्करी गौ हत्या व भूमाफिया द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में श्री बलबीर सिंह लूथरा 99 सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने किसान सम्मान योजना की राशि को 12,000 प्रतिवर्ष किए जाने तथा चकबंदी के अभाव में जमीनों को खातेदारी जारी किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय सदस्य, आज मुख्यबंद भी है, इसलिए चर्चा में माननीय मंत्री जी 4 बजे के करीब जवाब देंगे और उसके बाद हम मुख्यबंद को से अन्य मांगे पारित करेंगे। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है और पार्टी के सचेतकों से निवेदन है कि समय का निर्धारण इस तरह से करें कि माननीय मंत्री जी का जवाब 4 बजे शुरू हो सके। श्री समाराम गरासिया। अध्यक्ष महोदय जी, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख्य प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा माउंट आबू में निदेशालय के पत्र क्रमांक 50,763 दिनांक 26/2/2021 ये कहता है कि मॉडल राजस्थान विनियम लागू हैं, जिसका हवाला देकर सक्षम व्यक्ति इस संपत्ति को सीज मुक्त कर विनियम के आदेश किए गए हैं। नगर पालिका के द्वारा निदेशालय को भेजा गया एक पत्र क्रमांक 2861 दिनांक 24/3/2021 यह दर्शाता है कि विनियम 2020 आबू पर्वत पर लागू नहीं है, बल्कि विनियम 2019 लागू है। निदेशालय के द्वारा भेजा गया एक पत्र क्रमांक 53/6645 दिनांक 19/4/2021 फिर सक्षम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने हेतु कहा गया है कि विनियम 2019 लागू हैं। दिनांक 2/2/2022 को नगर पालिका आयुक्त के पत्र 4739 में यह दर्शाया है कि क्या कर रहे हैं मानिए 295 आ जाऊंगा मैं सर। कि दिनांक 2022 को नगर पालिका आयुक्त के पत्र अंकित चाहते क्या है? अंकित नहीं होगा। हमारी बुझाएं फटक रही है अभी। कृपया बैठिए प्लीज। आप पढ़िए। मैं सभापति जी ठेर से पढ़ूं क्या? मेरा ये अधूरा पता है, मैं ये पूरा ठेर से नहीं होगा। आप पढ़िए अपनी बात। ठेर से पढ़ता स्टार्टिंग से। सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष है। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू में माउंट आबू निदेशालय के पत्र क्रमांक 50,763 दिनांक 26/2/2021 कहता है कि मॉडल राजस्थान विनियम लागू हैं, जिसका हवाला देकर सक्षम व्यक्ति इस संपत्ति को सीज मुक्त कर विनियम के आदेश किए गए हैं। नगर पालिका के द्वारा निदेशालय को भेजा गया क्रमांक 2861 दिनांक 24/3/2021 यह दर्शाता है कि विनियम 2020 आबू पर्वत पर लागू नहीं है, बल्कि विनियम 2019 लागू है। निदेशालय द्वारा भेजा गया एक पत्र क्रमांक 53/6645 दिनांक 19/4/2021 फिर सक्षम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने हेतु कहा गया कि विनियम 2019 लागू हैं।
दिनांक 2/2/2022 नगर पालिका आयुक्त के पत्र 4739 में यह दर्शाया है कि एनजीटी के आदेश 10/3/2021 के अनुसार 2019 भी आबू पर्वत पर लागू नहीं है। क्या राज्य सरकार को एनजीटी के 10/3/2021 के आदेशों की जानकारी नहीं है जो नगर पालिका आयुक्त को हैं? सरकार ये दोहरी नीति क्यों अपना रही है? आबू पर्वत की जनता के साथ अन्याय क्यों? यह सुविधा प्रभावशाली लोगों को ही क्यों, समस्त जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार ये बताने की आखिर आबू में कौन सा कानून लागू है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं लोकसभा चुनाव पूर्व बड़े जोर शोर से आबू पर्वत के लोगों को बिल्डिंग बायलॉज की घोषणा कर जनता को सौगात दी थी, लेकिन धरातल पर आज भी स्थिति उनके बिल्कुल विपरीत है। सरकार केवल प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन आम आदमी अपने भवन के रिपेयर करने हेतु एक बैग सीमेंट पकड़ा जाता है तो उसे 10,000 से 25,000 तक का जुर्माना वसूल किया जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि आम जनता को परेशान ना कर सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए। धन्यवाद। श्री शंकर सिंह जी रावत, श्री बाबूलाल जी कठुमर, श्रीमती संतोष, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत अनूपगढ़ को राज्य का नया जिला बनाए जाने के संबंध में विशेष उल्लेख। माननीय सभापति महोदय, अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए जिला संघर्ष समिति द्वारा 9 फरवरी 2012 से लगातार इस आंदोलन के चलते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही है। प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर भी और अनूपगढ़ भौगोलिक दृष्टि से भी उपयुक्त है, क्योंकि अनूपगढ़ भारत पाक सीमा का सीमावर्ती उपखंड है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे की मजबूती के लिए छोटे जिले बनाए जाने की आवश्यकता है। छोटे जिले से प्रशासनिक नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं आमजन को शीघ्र शासन सहायता मिल सकती है। अनूपगढ़ भारत पाक सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इससे 10 किमी की दूरी पर है। अनूपगढ़ में प्रशासनिक दृष्टि से समस्त विभागों के कार्यालय स्थापित हैं, लेकिन जिले के कार्यों के लिए अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील 2 KLD 365 है। जिला मुख्यालय से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे भी अनूपगढ़ लगभग 130 किलोमीटर जिला मुख्यालय की दूरी पर है। अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए 10 वर्षों से सांकेतिक धरना जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी जिला बनाने को लेकर प्रतिनिधि मंडल पैदल आकर भी मिला था। अनूपगढ़ को जिला बनाने को लेकर समय समय पर प्रशासनिक समितियों का गठन भी हुआ है, लेकिन अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है। भौगोलिक दृष्टि से भी अनूपगढ़ को जिला बनाया जाना उचित है। अतः आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। श्री हमीर सिंह जी भायल। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संबंधित 295 के तहत महोदय जी, उपरोक्त विषय में यह है कि मेरे चित्र में पेयजल को लेकर वर्तमान में स्थिति बहुत बड़ी विपरीत है। पुराने समय में सिवाना चित्र बाड़मेर जिले का एकमात्र भूमिगत जल स्तर का भंडार वाला चित्र था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल। माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि कृपया आपस में बात नहीं करें। मंत्रीगण से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह बात नहीं करें, प्लीज। पढ़िए आप। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सिवाना और सिंदरी उपखंड में सभी गांवों में भूमिगत जल स्तर रसातल में चला गया है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सभी नलकूपों में 3 फेज के पंप लगाकर पानी दिया जाता है। कम मात्रा में पानी होने से पूरे समय तक पानी की सप्लाई नहीं देने से सभी स्थानों पर पंप जलने की शिकायत आती रहती है, जिसके कारण से विभाग को लाखों रुपयों का नुकसान होता है और समय पर आमजन को पेयजल भी नहीं दिया जा सकता है। अभी सिवाना और सिंदरी उपखंड के लिए मीठा पानी दिए जाने की जो परियोजना बनी हुई है, उससे पेयजल दिया जाना संभव नहीं है। तो कम मात्रा का भूमिगत जल का पूरा उपयोग हो सके
और सिंगल फेज बिजली भी समय निर्भर रूप से मिलती हैं तो जनता को पानी भी अधिक मिल सकेगा। क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जिनमें स्कीम जलदाय विभाग की चलाई जा रही है, लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं होने से आमजन को समय पर पेयजल नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को लेकर विभाग लेबर का प्रबंध करके भी राहत प्रदान कर सकता है। अभी कर्मचारी विहीन ग्राम पंचायतों की सभी चला रही हैं, जिससे वे भार बिना स्वीकृति के किया जाना संभव नहीं है। अंत मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जलदाय विभाग और बिजली विभाग का आपस में समन्वय स्थापित करके कम पानी वाले नलकूपों में सिंगल फेस मोटर पंप डालने और कर्मचारी विहीन सभी गांवों की स्कीम चलाने के लिए लेबर व्यवस्था करवाकर राहत प्रदान करावें। थैंक यू। होली के पावन अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो लिखा वही पढ़ना है। रामा सामा होली का आपने जो लिखा वही पढ़ना है, बाकी डिलीट कर दीजिए। श्री वासुदेव देवनानी। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत अजमेर शहर के ज़रूरतमंदों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत तत्काल पट्टे देने के संबंध में महोदय, राज्य सरकार ने कच्ची बस्तियों के नियमन एवं पुरानी बसावट वाली कॉलोनियों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 10 लाख पट्टे बांटने का न केवल ज़बरदस्त हो हल्ला किया गया, बल्कि समाचार पत्रों की खूब सुर्खियों में भी बटोरी। लेकिन करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी अजमेर के मामले में परिणाम ढाक के 3 पात ही रहे हैं। 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ यह अभियान 31 मार्च को समाप्ति पर है, लेकिन अजमेर के दर्जनों वार्डों के हजारों ज़रूरतवासियों को अब तक भी मकानों के पट्टे नहीं मिले। बड़ी आस में लोगों ने हजारों रुपए खर्च कर मकानों की फाइलें तैयार की, सेवा शुल्क के नाम पर प्रति फाइल 1500 रुपए भी जमा कराए, हालांकि लाखों रुपए नहीं, इस तरह नहीं। अरे चुगली शुरू कर देते हैं। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया साइलेंस बना के रखें। पढ़िए आप। मैं पढ़ूं? मुझे पढ़ने तो दिया जाए। पढ़िए आप, पढ़िए। बड़ी आस में लोगों ने हजारों रुपए खर्च कर मकानों की फाइलें तैयार की, सेवा शुल्क के नाम पर प्रति फाइल 1500 रुपए भी जमा कराए, हालांकि लाखों रुपए खर्च कर कैंप भी लगाए गए, लेकिन ये कैंप पट्टे देने की बजाय केवल जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वैवाहिक प्रमाण पत्र इत्यादि रूटीन के कार्य तक ही सीमित रहे। वार्ड 62, 63, 64, 65 सहित दर्जनों वार्ड के निवासियों को अब तक भी पट्टे मिलने की आस है। अभियान समाप्ति के बाद कुछ दिन ही शेष रहने के चलते दशकों से पट्टे मिलने के इंतजार में पथराई अजमेर वासियों की आंखों को भी अब आस टूटती दिखाई पड़ रही है। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते पट्टे नहीं मिलने से शहर वासियों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। अतः मेरा आग्रह है कि विधानसभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत अजमेर शहर के जरूरतमंदों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत तत्काल पट्टे देने हेतु संबंधित विभाग को पाबंद करावें। श्री प्रताप सिंह। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में 4655 पदों हेतु शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई ग्रेड 3 का विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती की परीक्षा दिनांक 30/9/18 को आयोजित की गई। इस भर्ती परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा 29/1/19 को जारी किया गया। पीटीआई भर्ती 2018 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा विभिन्न अनियमितता, धांधली एवं नियमों की अवहेलना की गई है, जिससे पात्र अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित पद 4655 के विरुद्ध
4,748 पदों का रिजल्ट जारी किया गया, जबकि किसी भी भर्ती में विज्ञापित पद पूर्ण होने के उपरांत शेष रिजल्ट प्रतीक्षा सूची से भरे जाने का प्रावधान है। शारीरिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2013 में नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों ने गृह जिला प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018 में शारीरिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया और करीब 390 सामान्य पदों पर चयन कर उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई, जबकि वे पहले से ही समान कैडर और समान पद पर नियुक्त थे। ऐसे करीब 390 अभ्यर्थियों के चयन होने से बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को आजीवन बेरोजगार रहने को मजबूर कर दिया। पीटीआई भर्ती वर्ष 2018 में ST/SC वर्ग के 150 पदों का बैकलॉग नहीं भरे जाने से अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति से वंचित होना पड़ रहा है। इसी प्रकार MBC और EWS वर्ग के आरक्षण का बिल एक ही दिन लागू किया गया। सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में पद बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार ने पीटीआई भर्ती 2018 में MBC वर्ग के पद बढ़ाकर लाभ दे दिया, किंतु EWS वर्ग के पद नहीं बढ़ाए गए। इस प्रकार सरकार ने भेदभाव करके सैकड़ों बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदेश की भर्तियों में प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्य न मानने की आवाज़ लगातार उठाई, किंतु सरकार की मनमानी के चलते उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जबकि राजस्थान में युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर होने के बावजूद बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। कई राज्यों ने रोजगार के अवसर वहाँ की सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए बंद कर दिए हैं। ऐसे में प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को सही निर्णय लिया जाना चाहिए। पीटीआई भर्ती 2018 में अभी भी समस्त पदों का परिणाम जारी किया जाना शेष है। सरकार ने प्रयोगशाला सहायक, LDC, नर्सिंग आदि भर्तियों में पद बढ़ाए हैं। ऐसे में पीटीआई भर्ती 2018 में भी कम से कम 500 पद बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे बेरोजगारों के साथ न्याय हो सके। पीटीआई भर्ती 2018 में हुई विभिन्न अनियमितताओं एवं धांधली की जांच किए जाने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। निवेदन है कि पीटीआई भर्ती वर्ष 2018 में 500 पद बढ़ाए जाने एवं भर्ती प्रक्रिया में हुई विभिन्न अनियमितताओं व धांधली की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा जयपुर प्रक्रिया विषय नियम प्रक्रिया 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालय में उनके स्तर के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने जाने के क्रम में मान्यवर उपरोक्त विषय अंतर्गत में राज्य सरकार का ध्यान विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में चल रहे सरकारी चिकित्सालयों में उनके स्तर के अनुरूप सुविधाएं एवं संसाधन नहीं होने के और करना चाहती हूँ। इस क्रम में निवेदन है कि प्रतापनगर सैटेलाइट अस्पताल को पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिला अस्पताल के स्तर पर कर्मोन्नत किया था, परंतु आज के दिन तक उसमें किसी भी प्रकार के संसाधन एवं सुविधाओं की वृद्धि नहीं हुई है। वहाँ पर विशाल भूमि उपलब्ध है, जिसका पट्टा भी इस वर्ष जारी करवा दिया है। इसी प्रकार राजकीय सैटेलाइट
चिकित्सालय, चौपासी हाउसिंग बोर्ड में भी सैटेलाइट स्तर के अनुरूप सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध नहीं है। अतः दोनों ही अस्पताल आवासन मंडल की कॉलोनियों में बसे हुए हैं, जहां संघन आबादी क्षेत्र है। साथ ही उसके निकटतम ही अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र एवं समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के निवासियों की कई बस्तियां आबाद है। उन लोगों को उनके आवास के निकट सुविधा नहीं मिलने के कारण वे कई बार निजी अस्पतालों में महंगे खर्चे के शिकार बनते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार उक्त दोनों अस्पतालों में उनके स्तर के अनुरूप भवन जांच सुविधा, विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। साथ ही उक्त दोनों केंद्रों को सुरक्षित प्रसंग केंद्र के रूप में भी विकसित करने के प्रयास के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जाए। धन्यवाद। श्री संजय शर्मा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि कोरोना के कारण जिन मजदूरों और वेंडरों का रोजगार छिन गया, उन्हें स्वरोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में बिना गारंटी के 50,000 रुपये का लोन देने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन अलवर जिले में इस योजना की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। मजदूरों और वेंडरों की लोन की फाइल बैंकों में अटक गई है। लोन के लिए अलवर नगर परिषद और जिले की 11 नगर पालिका क्षेत्रों में 4,668 लोगों ने आवेदन किया है। पहले तो करीब 15,027 के लक्ष्य पर आवेदन ही 43.04% आए और उन्हें भी बैंकों ने अटका दिए। 12 शहरी क्षेत्रों में 29 बैंकों ने मात्र 100 लोगों को 33.75 लाख रुपए का लोन दिया है, जबकि 6,183 फाइल बैंकों में अटकी हुई हैं। कई फाइल दस्तावेजों की कमी के कारण रिजेक्ट की गई हैं। बैंकों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। किशनगढ़ बास, थानागाजी, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, बानसूर, भिवाड़ी व रामगढ़ में किसी को भी लोन नहीं मिला है। खेड़ली में केवल एक आवेदक को लोन दिया गया है। अलवर में 1.60%, राजगढ़ में 0.36%, बहरोड में 0.60%, खैरतल में 0.84% व खेड़ली में 0.18% आवेदनों को लोन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले श्रमिक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनके आवेदनों को नगर परिषद ने वेरीफाई और कलेक्टर के प्रतिनिधि की ओर से अप्रूव किया गया है, लेकिन लोन दिलाने में बैंकों की कार्य प्रणाली के सामने जिला प्रशासन भी फेल हो रहा है। पिछली बैठक में कलेक्टर ने बैंकों को लोन देने के निर्देश दिए, लेकिन स्थिति में आज दिनांत तक कोई बदलाव नहीं आया है। नगर परिषद की ओर से पेंडिंग फाइलों का निस्तारण करने के लिए बैंकों से संपर्क करने पर स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। बैंक आवेदकों की ओर से कॉल रिसीव नहीं करने की बात कह रहे हैं, जबकि उन्हें नगरपालिका द्वारा कॉल करने व बैंक से कॉल नहीं आने की बात कह रहे हैं। सरकार द्वारा बैंकों को तुरंत निर्देश जारी किए जाएं कि पेंडिंग फाइलों का शीघ्र निस्तारण कर उक्त योजना आवेदकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाकर उन्हें राहत प्रदान किया जा सके। अतः इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर आवेदकों को लोन स्वीकृत कर उन्हें राहत प्रदान करने का श्रम करें। धन्यवाद। श्री जबर सिंह सांखला। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। महोदय, निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र आसिंद हुरडा में कई सड़कें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो पिछले 20 सालों से टूटी पड़ी है, मगर सरकार से बार बार मांग करने तथा आग्रह करने पर भी आज तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कई बार अधिकारियों को मैंने मौका दिखाया और अधिकारियों ने भी प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजे, मगर सरकार में बैठे मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरे जिले के प्रभारी मंत्रियों
को जो अब तक 3 मंत्री महोदय प्रभारी लग चुके हैं, मैंने सभी को कई बार आग्रह किया, निवेदन किया, मगर या तो मैं भाजपा का विधायक हूं इसलिए या और कोई वजह हो सकती है जिससे मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि मेरी विधानसभा की जनता की बहुत ही लंबे समय से मांग है कि जनता की भावना को व उनका दर्द समझते हुए ये कुछ सड़कें हैं कई वर्षों से टूटी हुई है, इनको बनाने की कृपा करें, चाहे DMFT फंड से बनवाने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को आदेश फरमाएं। सड़कें निम्न प्रकार है: कटार चौराहे से कटार, सोहनपुरा से बादशी, बालापुरा से आकड़सादा, आसिन से दहीमता, ओजियाना से हटुंडी, बख्तावरपुरा से सोडार, सरेरी स्टेशन से भवानीपुरा, मोड़का निम्बाड़ा से गांगलास, नार मंगरा से गायत्री नगर, शंभूगढ़ से बरसनी तथा जो कच्ची सड़कें हैं और अति आवश्यक है जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही है वे निम्न हैं: कालियास से इनानी खेड़ा, बरसनी से दांतड़ा, सापोला से रामगढ़, खातीखेड़ा से आनंदीपुरा, कोटड़ा से आगूचा, मालासेरी घाटी से आमेसर, उदलपुरा से रायला, गांगला से छोटी रुपायली, खातोला से सुलवाड़ा, NH 148 से चैनपुरा वाया अर्जुनपुरा, परासोली से रायरा, धोली से जबरकिया, विजयनगर चौराया बदनौर से आकड़सादा, सिरोली घाटी से कटार, परा से भेरूखेड़ा, लक्ष्मीपुरा से जालमपुरा, लाछुड़ा से तिलोली, तिलोली से नंगपुरा, पांडरू से तिलोली, जालरा से जोगीभाटा, परा से बरालिया तथा और भी कई गांवों की महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो आज तक पक्की नहीं हो पाई है। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे जिले में DMFT का बहुत बड़ा फंड आता है और उस फंड में मेरी विधानसभा आसिंद हुडा का लगभग 60% हिस्सा होता है, फिर भी यहाँ की जनता की मांग के अनुसार सड़कें नहीं बनाई जाती है। अतः आप जिला कलेक्टर जी को आदेश फरमाकर आसिंद हुडा की जनता की इस वाजिब व उचित अति आवश्यक मांग के अनुसार सड़कों का निर्माण कराने की कृपा करावें। धन्यवाद। श्री अमृतलाल मीणा। माननीय सभापति महोदय, विषय प्रक्रिया कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है। राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष जारी किए गए नए पर्यटक विकास के बजट में महाराणा प्रताप जहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए उनकी पुण्य स्थली चावण स्थित महाराणा प्रताप स्मारक स्थल चावण एवं महाराणा प्रताप समाधि स्थल बंडोली चावण पर पर्यटक विभाग द्वारा पूरे वर्ष में किसी भी प्रकार का बजट जारी नहीं किया गया। महाराणा प्रताप स्मारक स्थल चावण, महाराणा प्रताप समाधि स्थल बंडोली को विकसित करने हेतु उप निदेशक पर्यटक विभाग उदयपुर द्वारा निदेशक पर्यटक विभाग जयपुर को 46 लाख के कार्य करते हुए प्रस्ताव भेजे। इस बजट को पूरा वर्ष बीत जाने पर भी आज तक क्यों नहीं जारी की गई स्वीकृति पर्यटक विभाग द्वारा? महाराणा प्रताप स्मारक चावण की समाधि की जो दीवारें धंस कर टूट रही है उस पर पर्यटक विभाग का ध्यान नहीं है। क्या पर्यटक विभाग सिर्फ शहरों के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए बना हुआ है? गांवों में पर्यटक स्थलों को पर्यटन विभाग क्यों नज़रअंदाज करता है? पूरे वर्ष भर में एक भी बार पर्यटक विभाग के अधिकारी स्मारक स्थल चावण और समाधि स्थल बंडोली चावण में नहीं आए। पर्यटक विभाग की वेबसाइट और पर्यटक सर्किट के मानचित्रों में आज तक महाराणा प्रताप का स्मारक व समाधि स्थल बंडोली चावण में दर्शाया नहीं गया है। महाराणा प्रताप स्मारक चावण स्थल चावण एवं समाधि स्थल बंडोली चावण को विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा बजट जारी नहीं किया गया है। महाराणा प्रताप स्मारक समिति चावण द्वारा बार बार पर्यटक विभाग राज्य सरकार से स्मारक स्थल एवं समाधि स्थल की दीवारों को ढहने की स्थिति में उनकी मरम्मत कराकर समाधि स्थल को गार्डन को तालाब
गार्डन जो बना है उस वो तालाब में ढहने से बचाया जाए। महाराणा प्रताप की पुण्यस्थली चावंड के निवासियों ने 1972 में महाराणा प्रताप स्मारक समाधि का गठन किया गया था। 1972 से निरंतर इन स्थलों में विकास के लिए कार्य कर रही है। इन समिति को उपखंड स्तरीय पर्यटक समिति में क्यों नहीं रखा गया है? महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी चावंड के नाम से विख्यात है, विश्वविख्यात सोलंबर में भी हाड़ा रानी का महल है, झरोके हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। रख रखाव तथा बजट की पर्याप्त उपलब्धता कराए जावे। जैसमंद झील मीठे पानी की झील है, यहाँ पर हवा महल और रूठी रानी के महल और जैसमंद झील बांध का मरम्मत कार्य कराया जाए। जैसमंद झील पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा GSS को हटाया जाए, क्योंकि वहाँ आए दिन दुर्घटना होती है, बंदर आदि पर्यटक होने की वजह से मरते हैं। धन्यवाद। श्री गणेश घोगरा। अन्य सभापति महोदय जी, मुझे राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि EWS प्रमाण पत्र में विसंगतियां हैं जो निम्नानुसार हैं। यह कि भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन नंबर 36039/1 2019 दिनांक 31/1/2019 द्वारा देश के अनारक्षित जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर लोगों को केंद्रीय भर्तियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े होने की शर्तों का निर्धारण भी किया गया है। यह कि केंद्र के प्रावधानों की अनुपालना में प्रत्येक राज्य सरकार ने भी अपने राज्य के अनारक्षित वर्गों के आर्थिक पिछड़ों को भी राज्य की भर्तियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण की व्यवस्था दी है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़ों के पहचान के लिए शर्तों का निर्धारण किया गया है। चूँकि राजस्थान सरकार की शर्तें केंद्र सरकार की शर्तों से कुछ अलग है, अतः राजस्थान में निवासरत अनारक्षित वर्गों के आर्थिक पिछड़ों के EWS प्रमाण पत्र केंद्र व राज्य के लिए पृथक बनते हैं तथा दोनों ही प्रमाण पत्रों को जारी करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया गया है। यह कि राजस्थान में निवासरत पटेल पाटीदार समुदाय को केंद्र सरकार अनारक्षित श्रेणी सामान्य वर्ग में मानती है। दूसरी ओर राजस्थान सरकार वर्ष 1998 से पटेल पाटीदार समुदाय को OBC वर्ग में अधिसूचित किया है। यह कि राज्य सरकार द्वारा OBC वर्ग मानने से पटेल पाटीदार वर्ग के लोग राज्य EWS प्रमाण पत्र के लिए अपात्र हैं, परंतु केंद्र सरकार पटेल पाटीदार वर्ग को अनारक्षित श्रेणी में मानती है तो केंद्रीय EWS प्रमाण पत्र केंद्र की शर्तों को पूर्ण करने वाले बनवाने के लिए पात्र होने चाहिए। परंतु TSP में स्थानीय प्रशासन पटेल पाटीदार समुदाय के EWS आवेदन को OBC वर्ग में आने का हवाला देकर EWS प्रमाण पत्र को बनाने से इनकार कर देता है। चूँकि केंद्र OBC वर्ग में नहीं मानता है तो पटेल पाटीदार समुदाय के लोगों का EWS प्रमाण पत्र बनना चाहिए। अतः अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विसंगतियां दूर करवाने की कृपा करें और TSP क्षेत्र में OBC वर्ग की भी मांग है कि हमें भी हमारी जनसंख्या के आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो आप पढ़ रहे हो ये नहीं है इसमें आपका। धन्यवाद। श्री पुखराज। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राजस्थान के विधानसभा कार्य प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में आज़ादी के बाद शहीदों के सम्मान हेतु शहीद हुए सैनिकों के शहीद स्मारक बनाने हेतु समय समय पर भूमि का आवंटन किया जाता है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र सालवा कला के अंदर शिवजी राम थोरी, बाबू राम थोरी, निम्बा राम डूडी एवं बुद्धनगर के शहीद कैसा राम बिश्नोई जिनका पैतृक गांव है
पैतृक गांव निवास जोधपुर जिले जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आता है। उनके शहीद स्मारक बनाने हेतु भूमि आवंटन की आवश्यकता होने पर शहीद के परिवार की ओर से अगस्त 2018 में शहीद के बुद्धनगर के खसरा नंबर 1113 गैर मुमकिन लाटा आबादी भूमि में से स्मारक निर्माण हेतु आवेदन किया गया है, लेकिन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन भूमि आवंटन नीति 2015 में शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन को उल्लेख नहीं होना बताकर अगस्त 2018 में ही राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्रदान करने का लिखा, जो अभी तक अप्राप्त है। शहीद के स्मारक के लिए आवेदित आबादी भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि से शहीद स्मारक हेतु भूमि का आवंटन किया जाना शहीद के सम्मान के लिए आवश्यक है, जबकि जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा से बाहर राजस्व भूमि में राज्य सरकार ने के गजट नोटिफिकेशन 2009 के तहत शहीदों को स्मारक हेतु भूमि आवंटन किया जा रहा है। अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और स्थानीय निकाय मंत्री जी से आग्रह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाले शहीद केसाराम बिश्नोई के पैतृक गांव बुद्धनगर सहित सालवा कला के शिवजी राम, निम्बाराम डूडी और पबूराम थोरी के भूमि का आवंटन करवाने हेतु आदेश जारी कर लंबित प्रकरण का निस्तारण करावे। इससे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दिशा में एक सराहनीय कदम होगा, समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। धन्यवाद। श्री राजकुमार गौड़। सभापति महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। महोदय, श्री गन्नौर जिले में पंजाब से नहरों में आ रहे प्रदूषित पानी को रोकने के संबंध में प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयगत निवेदन है कि मैंने राजस्थान की नहरों में पंजाब से आ रहे दूषित व जहरीले पानी के संबंध में अनेकों बार विधानसभा में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया है। आज पुण्य निवेदन है कि श्री गंगानगर में वर्तमान में पंजाब से हमारी नहरों में आ रहे पानी के खतरनाक स्तर पर प्रदूषित होने की वजह से बांधों से पानी की निकासी कम करना है। गत दिनों पश्चिम विक्षोभ के कारण पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पोंग और भाखड़ा बांधों से पानी की निकासी कम कर दी थी। इससे सतलुज ब्यास नदियों के पानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और वहीं पानी गंग नहर, भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहरों में आया है। इन तीनों नहरों का पानी राजस्थान के करीब 8 से 10 जिलों में सिंचाई के साथ पेयजल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। सभापति महोदय, पंजाब से हमारी नहरों में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी, चमड़े की फैक्ट्रियों का गंदा पानी, सीवरेज का पानी इत्यादि डाला जाता है, जिससे इन नहरों के गंदे पानी से यह इलाका कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। सभापति महोदय, नहरों में प्रभावित किए जाने वाले दूषित जल की रोकथाम करने हेतु आपसे पुण्य आग्रह करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस संबंध में 2 बार पंजाब गए भी थे। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात भी की थी और उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आश्वासन भी दिया था, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं केंद्रीय सिंचाई मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहरीले पानी का मामला अंतर्राज्य स्तर का सिंचाई पानी का मामला केंद्र सरकार के अधीन है, अतः केंद्रीय मंत्री जी राजस्थान में आने वाले जहरीले पानी को बंद करवाने की कृपा करें। सभापति महोदय, मैं दोबारा श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त समस्या का स्थायी रूप से समाधान करवाने हेतु पंजाब सरकार पर दबाव बनावे व इस समस्या का स्थायी समाधान करने का कष्ट करें ताकि इलाके की जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद। श्री बलवान पुनिया। सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख की सूचना हेतु होम्योपैथिक चिकित्सकों का नियमित करने के संबंध में निवेदन है कि दुनिया में एलोपैथी के बाद होम्योपैथिक द्वितीय बड़ी चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति ने कोरोना महामारी में भी अच्छा कार्य किया है। पूरे प्रदेश में 303 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी हैं, जबकि आयुर्वेद की 4476 डिस्पेंसरी। राजस्थान में आज तक
10,000 से ज़्यादा होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की डिस्पेंसरी की संख्या राजस्थान में अन्य राज्यों से कम है। अन्य राज्य जैसे बिहार 1280, बंगाल 1541, यूपी 1583 डिस्पेंसरियां हैं। विधानसभा सदस्य, जनप्रतिनिधियों व आयुष होम्योपैथिक चिकित्सकों के द्वारा दिए गए ज्ञापन व मांग के आधार पर 2 माह पूर्व निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा